Hello students, welcome. This is MP Mehta, the guru of hundreds of IITian and IITian and medicos. और आज केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है 12 पास रिपीटर के लिए। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए हम लोग इस टाइप से सेट बना करके पढ़ेंगे, क्योंकि किस चैप्टर को किस चैप्टर के बाद पढ़ा जाए इस पे डिपेंड करता है कि कितना आसानी से आप समझेंगे। तो चैप्टर को देखिए हम लोग इस टाइप से अरेंज करके पढ़ेंगे सेट वाइज। फर्स्ट सेट में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन जब तक नहीं आएगा तो आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इसके बाद देखिए आप बोर्ड लेवल पढ़ते थे तो आपका 11th में फर्स्ट चैप्टर ही सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को लिखते हम लोग मोल कॉन्सेप्ट, नहीं मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में आपका स्टिकियोमेट्री, इडियोमेट्री आएगा। तो यहां तक आपको रेडॉक्स का जरूरत नहीं था। रेडॉक्स सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि रेडॉक्स तो अपने आप में भी एक चैप्टर है और साथ में रेडॉक्स रिएक्शन सबसे बेसिक चैप्टर है जो कि आपका कहीं भी काम आएगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आप अगर टाइट्रेशन पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, क्योंकि आप कंसंट्रेशन टर्म तक 11th में पढ़ के छोड़ देते थे, लेकिन उसमें अगर आप टाइट्रेशन पढ़ेंगे तो वहां भी रेडॉक्स का जरूरत पड़ेगा। हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगा रेडॉक्स का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया आपका, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो इसके बिना बनेगा भी नहीं। तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। तो सेट 1 में सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन, मोल कॉन्सेप्ट, स्टिकियोमेट्री, इडियोमेट्री, कंसंट्रेशन टर्म, उसके बाद आएगा टाइट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन टर्म में आप नॉर्मालिटी पढ़ेंगे तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। तो इसमें आपका पूरा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इसके बीच बीच में मेन टॉपिक लिखा हुआ है, इसके बीच में इक्विवेलेंट वेट आएगा, मॉलिक्यूलर वेट आएगा, इंपिरिकल वेट आएगा, एटॉमिक वेट आएगा, ये सब बातें रहेगा यहाँ पे। तो जब इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे, नॉर्मालिटी पढ़ेंगे, टाइट्रेशन पढ़ेंगे तो आपको एन फैक्टर का जरूरत पड़ेगा और एन फैक्टर में रेडॉक्स रिएक्शन का जरूरत पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग का जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म, फिर टाइट्रेशन। और इसी के साथ टाइट्रेशन के बाद हम लोग तुरंत पढ़ लेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब सॉल्यूशन चैप्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपका डिटेल में पढ़ा होगा कंसंट्रेशन टर्म। तो इसके बाद मात्र 4 क्लास में ही खत्म हो जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अदरवाइज फिर से वापस इसको अलग लाते हो तो आपको 2 क्लास एक्स्ट्रा लगेगा। तो सेट 1 में आपका ये चैप्टर होगा, मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रेडॉक्स रिएक्शन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड कॉलिगेटिव सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इतना पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे ऑर्गेनिक में। इसको सबसे टफ चैप्टर में जाना जाता है, टाइट्रेशन को, लेकिन ये आपको आसान लगेगा। आप रेगुलर क्लास करेंगे, हर वीडियो देखेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसके बाद आएंगे हम लोग इधर ऑर्गेनिक में। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और साथ में आइसोमेरेज, एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक का। ये आइसोमेरेज में लगभग 16 क्लास के आसपास लगेगा। और थर्ड में आएंगे फिर वापस इधर, तो यहां स्टार्ट करेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। देखिए 17 ईयर का एक्सपीरियंस आपको दिखेगा इसमें, क्यों चैप्टर ऐसे अरेंज किए हैं। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं केमिस्ट्री, 10th के बाद बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तब भी ये आपको 100% समझाएगा। अगर आप अदर वे में इधर उधर करके पढ़ें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, या जो भी चैप्टर अरेंजमेंट हो, फिजिकल अलग, ऑर्गेनिक अलग, इनऑर्गेनिक अलग, तो शायद आपको दिक्कत होगा, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है।
तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के बाद केमिकल बॉन्डिंग आएगा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग चाहिए और आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट। तो आपको कोऑर्डिनेशन भी 100% समझ आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आता है इससे कंपटीशन में। अब यहां पे इसके बाद वापस फिर ऑर्गेनिक में आएंगे, और इस बार ऑर्गेनिक में आएंगे तो जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 28 क्लास का है, जिसको मैकेनिज्म बोलते हैं, मतलब पूरा ऑर्गेनिक का बैकबोन, मोर देन 60% ऑर्गेनिक यहीं कंप्लीट होगा। उसके बाद मात्र 22 क्लास में पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, इसके बाद आता है आपका, फिर इधर आएंगे तो मेन फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करेंगे। मेन फिजिकल केमिस्ट्री में आपका आ गया थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मो वाला पार्ट, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री दोनों। उसके बाद इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, इसमें दोनों इक्विलिब्रियम आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद इसी में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स। काइनेटिक्स और क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि आप यहां पढ़ चुके होंगे जीओसी में SN1, SN2, E1, E2, SNI, नहीं SN1 AR, SN2 AR, SN1, तो काइनेटिक्स आसानी से समझ आएगा। इसके बाद जब आएंगे ऑर्गेनिक में वापस, तो ऑर्गेनिक को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर फिजिकल में जाएंगे, तो जो भी सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट तो खत्म हो जाएगा यहीं पे। सरफेस केमिस्ट्री वगैरह कंप्लीट करेंगे फिजिकल। फिर आएंगे मेटलर्जी पे, हाइड्रोजन, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, A ब्लॉक, और लास्ट में पढ़ेंगे सॉल्ट एनालिसिस, जो आप प्रैक्टिकल में करते थे, जो कि सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले वाला टाइम है नहीं कि आप 1-2 चैप्टर पढ़ेंगे, आपके लिए सरफेस केमिस्ट्री भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन से। तो आप इस सेट लिख लेंगे पॉज करके, कैसे, किसके बाद कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और ऐसा क्यों अरेंज किया हुआ है। आप 12 पास हैं तो आपको समझ आ रहा होगा, और नहीं भी समझ आ रहा है तो आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हम मान करके चल रहे हैं कि 11-12 में आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं, नहीं, और पढ़े हैं तो और अच्छा बात है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अच्छे से पढ़े रहते तो 12 पास में पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग स्टार्ट करें ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन आप समझते हैं कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझना होगा। और ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं हम लोग? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन। मतलब आपको समझना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट हम लोग कहां से करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो चैप्टर का नाम लिखिए, आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे वीडियो देखने, और जैसे क्लासरूम में आप लिखा करते थे वैसे नोट्स बनाना है आपको, क्योंकि नीट हो, मेन हो, एडवांस हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होता है। और खास करके नीट और मेन में, नीट बोले या मेन बोले बात एक ही है, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन एक ही सेट करता है, तो इसलिए दोनों का लेवल सेम होगा। तो नीट या मेन का क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होता है, तो आप पूरा कंप्लीट नोट्स बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप कॉपी और कलम लेके बैठ गए, नहीं बैठे हैं तो आप पहले पॉज करके कॉपी कलम लेके आइए, और चैप्टर का नाम लिखिए रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन में टॉपिक जो होगा सब, इसमें दो ही मेन पार्ट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बाकी बीच में सपोर्टिंग पार्ट है, वैसे वर्ड मीनिंग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, एडिशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। तो मेन पार्ट से शुरू करते हैं, बाकी साइड में अपने आप आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन
स्टेट। तो ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि ये बेसिक है, ये हर चैप्टर में काम आएगा। मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि इसके बिना आप मूल कॉन्सेप्ट स्टिकियोमेट्री टाइट्रेशन मैक्सिमम लेवल या कंपटीशन लेवल तक आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहला तो नाम ही में इसका लोचा है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी बोल देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, कभी बोल देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन है ये दोनों डिफरेंट। अब क्या डिफरेंट है आपको दिखेगा भी। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में एटम पे, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम पे जो रियल या इमेजिनरी चार्ज होगा वही चार्ज कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल में रियल या इमेजिनरी चार्ज जो एटम पे होता है, जैसे NaCl है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड बनता है, आपको पता है। तो NaCl और HCl, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। तो एटम पे जो चार्ज होगा इन ए मॉलिक्यूल, उसी चार्ज को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। और वो चार्ज या तो रियल भी हो सकता है या तो फिर इमेजिनरी भी हो सकता है। जैसे यहां पे NaCl आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, तो इस पे ऑलरेडी चार्जेज होता है Na+ और Cl-, तो ये रियल चार्ज है। लेकिन HCl में अगर आप ध्यान दें तो इसमें क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही बेस्ड है आपका पूरा ऑक्सीडेशन नंबर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप ऐसे पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, लेकिन 12 पास है तो आपको पता होगा कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरा का पूरा अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको समझना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आना चाहिए, अदरवाइज आपको फिर रूल रटना पड़ेगा। और कोई रूल नहीं रटना है पूरे रेडॉक्स रिएक्शन में या फिर ऑक्सीडेशन नंबर में। ये किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग यहां पे लिखेंगे कुछ एलिमेंट का। तो पहले तो डिफिनीशन क्लियर कर लें आप कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज है, रियल या इमेजिनरी, जो किसी एटम पे होता है। कहां पे? इन ए मॉलिक्यूल। तो चार्ज ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल, रियल चार्ज और इमेजिनरी चार्ज। तो अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो उसमें रियल चार्ज होगा, और अगर कोवैलेंट कंपाउंड होगा तो इसमें इमेजिनरी चार्ज होगा। तो जो रियल और इमेजिनरी चार्ज है यही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब रियल चार्ज तो आपको समझ आ जाएगा, आयनिक बॉन्ड। इमेजिनरी चार्ज समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया, कोवैलेंट बॉन्ड बने हैं, और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या डिफाइंड है? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा एक टेबल बना लें, उसके बाद हम लोग आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। इसको साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप ऐसे इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, हम लोग यहां डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे डिटेल में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है और बॉटम टू टॉप भी इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, इसका रीजन होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, साइज वगैरह आपको पता है, और नहीं पता है तो पीरियोडिक टेबल में पता हो जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी एटम का याद नहीं रखना है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और किस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ एलिमेंट का आपको पता होना चाहिए। जैसे ये हो गया
ह ली ना क रब कस फर, नहीं। तो उसके बाद है ली बे ब क न ओ फ ने, नहीं। तो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग कंसीडर करते हैं जीरो। क्यों जीरो कंसीडर करते हैं? क्योंकि वो किसी से बाउंड नहीं बनाता है, ऐसा मानना था। ये हम पॉलिंग के स्केल पे बात कर रहे हैं, अलग अलग स्केल है तो सब बात करेंगे। ना मग, ऐसे आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। आप कहीं भी देख लेंगे, आपको मेरा पीरियोडिक टेबल वाला ट्रिक मिल जाएगा नेट वेट पे। नहीं, ना मग अल सी प स कल फक्कल बरियट, नहीं। पूरा डी ब्लॉक ए ब्लॉक सबका ट्रिक बताया हुआ है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। तो हाइड्रोजन 2.1 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका 1 होता है। हम राउंड अप करके लिख रहे हैं 0.8, 0.9 होता है, इसका होता है 0.8 होता है। ए भी अप्रॉक्स 0.8 ही होता है, 0.7 ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है नीचे ला करके, बहुत कम का डिक्रीज करता है। क्यों होता है सब बात अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। इसका हो गया 1.5, इसका हो गया 2, 2.5, 3, 3.5, 4। ये रफली लग रहा है 0.5 से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये राउंड ऑफ किया हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम का होगा 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5, 3, 2.8 और 2.6। ये है रफली पॉलिंग के स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको ये डाटा याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है यहां पे, क्योंकि कुछ एलिमेंट का इक्वल लिखा हुआ है राउंड अप करके। तो उस कंफ्यूजन से बचाने के लिए इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में लिख देते हैं। 1.57 होता है इसका बेरिलियम का, बात समझ गए। अल्युमिनियम का भी 1.5 है, तो इसमें आप चेंज करें तो इसका 1.61 होगा, 1.61। अब किसका बराबर है? कार्बन और सल्फर का बराबर है। तो कार्बन का जो होता है वो 2.55 कंसीडर करोगे, जबकि सल्फर का जो आप कंसीडर करने वाले हो 2.58, क्योंकि उसमें जब भी दोनों कंपैरिजन होगा तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, तो बात की बात है। और किसका इक्वल है? नाइट्रोजन का और क्लोरीन का। तो नाइट्रोजन को थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा दे तो नाइट्रोजन 3.04 होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, क्लोरीन का 3.16। ये बात समझ गए? तो ए वाला कौन आप लिख लेंगे साइड में, क्योंकि पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही बेस्ड है। अगर आपको इतना बात समझ आ रहा है तो बाकी कुछ जरूरत नहीं है। बाकी हम कहीं कोई रूल नहीं याद कराने वाले हैं, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली निकालना सिखा देंगे। तो इसको लिख लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लिए। अभी थोड़ा क्लास को आगे बढ़ने दीजिए, अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या सेट है, तो दिख रहा है कि दिखाई दिया नहीं। पॉज करके आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब तो अब आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या डिफाइंड था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ गए, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। बाकी बातें इसके बारे में हम लोग पीरियोडिक टेबल में करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम बात करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अब जैसे कि HCl था तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन मिडिल में है,
ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट किया? क्लोरीन। तो इस पे हम लोग बोल रहे हैं कि इमेजिनरी चार्ज आ गया, इस पे क्या है? रियल चार्ज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को वापस डिफाइन कीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? चार्ज। कौन सा चार्ज? रियल चार्ज या इमेजिनरी चार्ज किसी भी एटम पे एक मॉलिक्यूल के अंदर, कि इन ए मॉलिक्यूल। अब फिर से वापस सुनिए, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? चार्ज, रियल चार्ज या इमेजिनरी चार्ज एटम पे इन ए मॉलिक्यूल। तो आप लिख लीजिए इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट को तो पहले डिफाइन कीजिए, पहले थोड़ा समझ लीजिए और उसके बाद डिफाइन कीजिएगा। जैसे ए इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब इस पे 1 प्लस है, मतलब यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया? +1। देने वाला क्या? पॉजिटिव। देने वाला धनी, धनात्मक चिन्ह, पॉजिटिव चार्ज। लेने वाला क्या? भिखमंगा, ऋणी, ऋणात्मक चिन्ह, निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है हाइड्रोजन, तो उसका होगा देने वाला पॉजिटिव। कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो +1। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा? -1। सिमिलरली अगर आप ध्यान दीजिए, तो जैसे CO2 है, इसमें हम पूछे कि बताइए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है। जैसे कार्बन का 2.5 और ऑक्सीजन का 3.5 होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो कार्बन का 2.5 और ऑक्सीजन का 3.5 है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को। तो इस बार 2 इलेक्ट्रॉन ही अट्रैक्ट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है, तो ये -2 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। सिमिलरली इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ऑक्सीजन खींच रहा है, तो इस पे भी -2 आ जाएगा, इस पे भी +2 आ जाएगा, तो नेट कितना आ रहा है? +4 आ गया। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +4। सिमिलरली आप यहां पे देखिए, तो ये CH3Cl है, इसमें आप कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको निकालना है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा? तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, तो क्लोरीन तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये +1 हो गया, ये ले रहा है तो -1। अब अदर बॉन्ड को देखिए, कार्बन में जो अटैच्ड है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो तीनों तरफ से खींच रहा है, तो बारी बारी से -3 आ जाएगा। तो एक +3 है और एक +1 है और -3 है, तो नेट चार्ज कितना बच जाएगा इस पे? -2। तो यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया आपका? -2। इसके बाद देखिए, सिमिलरली अगर ये आपके पास CO डबल बॉन्ड फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अगर हम आपसे पूछें कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो क्या बताओगे? कार्बन से ऑक्सीजन खींच रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2 आया इसका, लेकिन कार्बन इस दोनों से हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो -2 आया, तो नेट कितना आ गया? 0 आ गया। समझे बात? आप देख रहे हैं कि वही कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रहा है, कभी -2 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होता है। अलग अलग मॉलिक्यूल में उसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होगा। तो बात को समझिए। नेक्स्ट, अगर इस टाइप से जैसे पेरोक्साइड, इसमें अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, +1 -1, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, -1, और ये दोनों ऑक्सीजन ही है, तो ना इससे 1 खींच पाएगा ना इससे 1 खींच पाएगा, इसके चलते इस पे 0, इसके चलते इस पे 0, तो नेट ऑक्सीजन पे क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट? -1। तो आपको पता है कि जहां पेरोक्सी लिंकेज होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है, वहां पे ऑक्सीजन का क्या होता है? -1। तो और रटने का जरूरत नहीं है, आप सिंपल देख ले, जैसे OF2 है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, इकलौता एटम है फ्लोरीन जिससे कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो ऑक्सीजन का कम होता है फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन +1, इधर भी -1, इसका +1, तो ऑक्सीजन का नेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +2। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ और एग्जांपल देख लीजिए आप।
जैसे ये है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बहुत पॉपुलर है नहीं, इसमें अगर आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है आपको, तो क्रोमियम मेटल है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, क्रोमियम से ज्यादा होगा। ऐसे भी ऑक्सीजन का सेकंड हाईएस्ट होता है, उससे ज्यादा सिर्फ फ्लोरीन का होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, एक इधर, एक इधर और एक इधर और दो ऊपर, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +6। सिमिलरली जैसे Fe2 है, तो इसमें Fe का निकालना आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सल्फर का नॉन मेटल है, सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा Fe से, तो Fe इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, सॉरी सल्फर खींचेगा -1, इधर क्या +1, इधर भी -1, इधर +1, इस दोनों में कोई चेंज नहीं होने वाला क्योंकि इधर भी सल्फर इधर भी सल्फर है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप देखिए जैसे नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजोनिक एसिड है नहीं HN3, तो यहां पे आप देखिए तो इधर नाइट्रोजन, तो इसका 0, इधर से भी 0 हो जाएगा, ना इधर से खिंच पाएगा ना इधर से खिंच पाएगा। इन दोनों में इधर के चलते इस पे 0 आया था, दो नाइट्रोजन अटैच्ड है, तो इधर से नाइट्रोजन 0 लगाएगा, इधर से भी 0, लेकिन इधर से क्या होगा, -1 इधर +1। तो पर एटम निकाले, अगर एवरेज निकालते तो एवरेज कितना हो जाता, -1/3 हो जाता। सिमिलरली जैसे आप देखिए CH3 है, इसमें सभी कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना है, तो यहां पे हम COOH लगा देते हैं इस टाइप से। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो -3 हो जाएगा, इसका इधर कार्बन 0, इधर 2 खींच रहा है +2 हो गया, इधर 1 2 और एक इधर 3, तो कितना हो गया +3। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग फाइंड आउट कर लिए। मतलब जब भी आपको स्ट्रक्चर गिवन होगा तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। और आयनिक में जो रियल चार्ज की बात कर रहे थे हम लोग, वो आपका कहीं पे भी ऐसा ही निकल जाएगा। जैसे FeSO4 है तो कैसे टूटे गए, Fe2+ और SO4 2-। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +2, और SO4 का भी कितना हो गया, -2 एज ए होल। बात समझ रहे हैं। तो जब भी स्ट्रक्चर गिवन होगा तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट इजिली निकाल सकते हैं। तो पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफिनीशन लिख लीजिए क्योंकि बहुत कॉमन नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज रियल और इमेजिनरी, डिफाइंड एज द चार्ज रियल और इमेजिनरी which on atom appear to have when it is in chemical combination, और इसके बाद आप एग्जाम्पल आप लिख लें। आप पॉज कीजिए यहां पे, ठीक है, और लिखिए। तो लिख लिए। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें बना होगा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालेंगे। तो 1-2 एग्जाम्पल और देखिए, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको बनाइएगा और साथ में डीपीपी में जो आपका क्वेश्चन होगा उसको बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज कीजिए आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आप जानते हैं ऐसा होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में
कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बोले आपको और ऑक्सीजन एटम का, कैसे निकालोगे? तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपको कोवैलेंट बॉन्ड में बदल लेना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है पहले ये समझिए। ऐसे तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिए। ए ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग किया तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे समझते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं है किसी का, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। लेविस बोलता था कि एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचर में, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड तो एग्जिस्ट करता है। तो इसमें होगा क्या कि एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। होता क्या है कि जो लोन पेयर होता है वो शिफ्ट कर जाता है इधर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। अब इसको समझिए थोड़ा क्लियर, क्योंकि ये एटम ऐसा, कार्बन ऐसा होगा, शेयरिंग ऐसे हुआ, ये रियल में हुआ होगा, इधर खाली है और इसका लोन पेयर ऐसा रखा हुआ तो नहीं होता है, वो तो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल क्या हो रहा होगा, घूम रहा होगा। इधर वैकेंसी है तो थोड़ा इधर भी घूम लिया। नहीं, अब फिर से वापस समझिए। यहां पे कार्बन के पास वैकेंसी है, यहां पे इलेक्ट्रॉन गोल गोल ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, बगल में खाली जगह है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घूमते घूमते थोड़ा इधर भी घूम लेगा, शिफ्ट कर गया इसमें। नहीं, मतलब यहां वैकेंसी है, यहां लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इसके खाली जगह में ये शिफ्ट कर जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये लोन पेयर एक डोनर होता है और एक लोन पेयर एक्सेप्टर। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए पहला और आखिरी कंडीशन यही है कि एक के पास वैकेंसी हो और दूसरे के पास लोन पेयर हो। मतलब एक लोन पेयर डोनेट कर सके, लोन पेयर तभी डोनेट कर पाएगा जब उसके पास लोन पेयर होगा, और एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके तो तभी एक्सेप्ट कर पाएगा, लोन पेयर एक्सेप्टर तभी होगा जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए पहला और आखिरी कंडीशन यही है कि एक की तरफ लोन पेयर हो और एक तरफ वैकेंसी हो, और वैकेंट ऑर्बिटल में ये लोन पेयर उसमें शिफ्ट कर जाता है। सीधा सा यहाँ वैकेंसी है, यहाँ लोन पेयर घूम रहा है ऐसे, न्यूक्लियस दोनों। ये बॉन्ड जो दिख रहा है ऐसे 2 किलोमीटर का, इतना बड़ा नहीं होता है बॉन्ड, ये तो एटम ओवरलैप करते रहता है। तो यहाँ खाली है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो थोड़ा घूमते घूमते इधर भी घूम लिया इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक लोन पेयर होना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, जैसे ये है NH3, 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर बच गया है इसके पास। ये है BF3, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 बॉन्ड बनाया 6, 2 कम पड़ रहा है। तो यहां पे वैकेंसी है, यहां लोन पेयर है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का पहला और आखिरी कंडीशन यही है, क्या? एक तरफ लोन पेयर हो और दूसरे तरफ वैकेंसी हो, वहां क्या बन जाएगा आपका? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, HNC हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, ए हो गया C, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 2 बॉन्ड बनाया 6, ऑक्सीजन के पास नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 3 बॉन्ड बनाया तो 8 हो गया। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन, इसके पास वैकेंसी है, यहां लोन पेयर, तो क्या बना लेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जानते हैं HNO3 है, HNO3 है, तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन है यहां पे, ए लोन पेयर है, खाली जगह, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, HNO3 हो गया। इसी टाइप से आप बहुत सारा एग्जांपल जानते हैं, हम अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला केस में आप कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये O2 तो एग्जिस्ट करता है, ये नेचर में आपको पता है, लेकिन O3 भी एग्जिस्ट करता है। नहीं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। इसके पास वैकेंसी, इसके पास लोन पेयर, क्या बना लिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए पहला और आखिरी कंडीशन यही है कि एक लोन पेयर डोनर हो और एक लोन पेयर एक्सेप्टर। मतलब एक के पास लोन पेयर हो और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा होगा उसके ऑक्टेट या डुप्लेट में। जैसे डुप्लेट वाला एक एग्जांपल अगर देखिए तो H2O है, ये लोन पेयर है,
यहां पे H प्लस है तो H प्लस के पास तो कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी कोई लूट लिया, H प्लस है, वैकेंसी है, पूरा 1s कंप्लीटली खाली है, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, यहां लोन पे रहते, क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, जब एक तरफ लोन पेयर और एक तरफ वैकेंसी हो। अब यहां पे देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक लोन पेयर इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, एक ऊपर एक इधर, तो O4 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, O5 भी, O6 भी, नहीं, तो ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है ये अभी आप सोचिए, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप समझ रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही स्टूडेंट को नहीं आता है। और देखिए अभी फर्स्ट क्लास है तो हम एकदम जीरो से बता रहे हैं, अभी हमको भी पता नहीं है कि आप कितने पानी में हैं, नहीं, तो धीरे धीरे जब डाउट क्लास से हमको पता चलने लगेगा, बैच का स्टैंडर्ड अपने आप सेट कर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, एक कोऑर्डिनेट को हम लोग कोवैलेंट में बदल देते हैं। देखिए कैसे बदलते हैं, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 6, इसके पास 4 था, तो 2-2 बॉन्ड बनाए तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको ये डोनेट कर देगा। तो अब दोनों के पास 7 हो गया, इसके पास 8 था, एक दिया तो 7, और इसके पास 6 था तो एक ले लिया तो 7। ये दिया इसलिए इस पे प्लस और ये लिया इसलिए माइनस, और ये दोनों क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, नहीं, तो एक कोऑर्डिनेट को किस में कन्वर्ट कर दिए, कोवैलेंट में, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया और यहां पे प्लस हो गया, यहां पे माइनस। तो कोऑर्डिनेट को कोवैलेंट में बदल देते हैं हम लोग, तब ऑक्सीडेशन स्टेट आप पुराने मेथड से ही निकाल सकते हैं, इसीलिए हम लोग इस तरीके से जा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना है अभी। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं आता है तो मेरा नाम याद रखना, ये बड़े काम का रूल है, एमपी रूल, नहीं, ऑर्गेनिक के हर रिएक्शन में काम आएगा, कभी आपको धोखा नहीं देगा। तो कोऑर्डिनेट को अगर कोवैलेंट में आपको बदलना है तो ए है हेड और ए है टेल। टेल का हिंदी आप जानता होगा पूंछ, हेड हो गया मूंछ, नहीं, एम फॉर मूंछ, एमपी रूल ध्यान रखना, एम फॉर मूंछ, पी फॉर पूंछ, एम फॉर माइनस, पी फॉर प्लस। हेड को किस में कन्वर्ट कर देना है, माइनस में, टेल को किस में कन्वर्ट कर देना है, प्लस में। एमपी रूल, एम फॉर माइनस, पी फॉर प्लस, ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट को कोवैलेंट में बदलना है तो मूंछ हटाओ माइनस, पूंछ हटाओ प्लस, कोऑर्डिनेट किस में बदल गया, कोवैलेंट में। यहां पे कन्वर्ट करना है कोऑर्डिनेट को कोवैलेंट में, मूंछ माइनस, पूंछ प्लस, यहां पे मूंछ माइनस, पूंछ प्लस, ऐसा भी लिखते हैं HNO3 को, सॉरी HNO3 कहां रहा है, तो गलती लिखा गया था लगता है, नहीं, HNO3। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे कोऑर्डिनेट को कोवैलेंट में बदल दे, मूंछ माइनस पूंछ प्लस, यहां पे कोऑर्डिनेट को कोवैलेंट में बदल दे, मूंछ माइनस पूंछ, H3O प्लस, नाम सुना होगा, नहीं, तो कोऑर्डिनेट को कोवैलेंट में कन्वर्ट कर दे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे। तो अब देखिए हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड से शुरू किए थे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डबल बॉन्ड O है, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ था, हमको दोनों एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो एक कोऑर्डिनेट को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, कोवैलेंट में, पूंछ प्लस, मूंछ माइनस, नहीं, अब इसमें निकालिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, पता है, सेकंड हाईएस्ट होता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो -3 आ जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो +3 आ जाएगा, तो माइनस पहले से और +3 आ गया तो नेट कितना बच जाएगा इस पे, +2, -3 और एक +1 पहले से था तो कितना बच जाएगा, +2। अब ये कहीं नहीं फंसेगा, जिसमें भी स्ट्रक्चर गिवन होगा उसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए आप, इसमें कोऑर्डिनेट को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, कोवैलेंट में, तो पूंछ प्लस, मूंछ माइनस। अब सभी एटम का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए।
तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से भी ज्यादा है और कार्बन से भी ज्यादा है, तो 3 इधर से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इधर से करेगा, तो -4 आ जाएगा, इस पे +1 आ जाएगा, इस पे +3 आ जाएगा। तो ये प्लस और माइनस में है, तो -4 है और +1 है, तो नेट बचेगा -3, और इसमें क्या बच जाएगा, माइनस और +3 +2। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले का। जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में HNO3 है, HNO3 है, इसमें निकालना है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। तो HNO3 को कोऑर्डिनेट को किस में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, कोवैलेंट में। कोऑर्डिनेट को किस में कन्वर्ट करें, कोवैलेंट में। तो ये मुछ माइनस पोच प्लस, एकदम एमपी रोल। जहां पे भी कष्ट हो केमिस्ट्री में मेरा नाम याद करना, कष्ट दूर हो जाएगा। देखो यहां पे A +4 और आ जाएगा, तो नेट कितना आ जाएगा, +5। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिया रहेगा तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ आप बना करके देखिए, ऐसे तो डीपीपी में दिया हुआ है, तो हम एक सेट क्वेश्चन का लिख रहे हैं, और लिखेंगे जब हम लोग तो थोड़ा सा इसको हम लोग माइक को बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बेकार का लंबा हो जाएगा। तो देखिए एक प्रॉब्लम जो है आपका, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है और जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है रेड से, उस एटम का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। तो आप पहले इसको पॉज कीजिए और लिख करके बनाइए, और तब तक आगे नहीं बढ़ाइएगा जब तक कि आप पूरा बना नहीं लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो हमको बोर्ड पे बनवाना होगा वो मैं ऐसे ही बनवाएंगे, तो उसको पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि हम तो उतना देर रुक नहीं सकते हैं। आप पॉज करके बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाइएगा। एकदम कॉपी में जो बोले हैं कि एकदम आपको नोट बनाते चलना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम बना रहे हैं, आप बना लिए होंगे, अब आंसर मैच कीजिए। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्लोरीन चारों तरफ से खींच रहा है, तो +4 हो गया। नहीं, यहां पे 2 क्लोरीन खींच रहा है और 2 कार्बन खींच रहा है हाइड्रोजन से, तो 2 +2 और -2, 0 आ गया नेट। यहां पे अगर बात करें तो 1 खींच रहा है, 3 दे रहा है, तो नेट बचा होगा +2। नहीं, यहां पे +1 होगा, खींच रहा है ऐसे, आंसर मैच करते जाइएगा। यहां पे क्या होगा, तीनों तरफ से खींच रहा है, तो -3, 1 दे रहा है और 1 ले रहा है, तो हो गया 0। यहां पे दोनों दे रहा है, क्लोरीन का ज्यादा होता है पावर, +2। यहां पे भी 2 ऑक्सीजन खींच रहा है, एक ही ऑक्सीजन है लेकिन डबल बॉन्ड से खींच रहा है, तो प्लस। यहाँ पे 3 तरफ से खींच रहा है, तो +3, क्योंकि इधर कार्बन है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन का ज्यादा होगा, हाइड्रोजन -1 इधर से हो गया, और A -3 हो गया और +3 हो गया, तो नेट बच जाएगा इसका +2। समझे बात। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्या होने वाला है, +6 +4 +6 आया था। सल्फर का यहाँ +6 होगा, यहाँ पे 2 इधर से खींच रहा है, 2 इधर से खींच रहा है, तो इसका भी -2 पर एटम निकाल रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं सबका। ये हो गया आपका 5 इधर से खींच रहा है, IT में आया हुआ भी था, +5 0 0 +5 इंटीजर टाइप में था। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 2 और 2 +6, सबका आ गया आंसर। अगर दिक्कत होगा डाउट क्लास में जरूर पूछिएगा, ऐसे तो दिक्कत वाला है नहीं, अभी पास आउट में ये बात। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला आ गया, तो कोऑर्डिनेट को कोवैलेंट में बॉन्ड में बदलना बताए थे, मुछ माइनस पोच प्लस। तो इधर से तो कुछ होने वाला नहीं है इसका, इधर से खींचेगा एक और प्लस एक और माइनस। यहाँ पे कोऑर्डिनेट को कोवैलेंट में बदल दीजिए, प्लस हो गया, इधर माइनस, ये 3 खींचेगा इधर से, -3 हो गया, हुआ गया। नाइट्रोजन का ज़्यादा है तो 1 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। 3 इधर से और खींचेगा तो -3 हो गया, ये 3 देगा तो +3 हो जाएगा। तो नेट रिजल्टेंट कितना बच गया इस पे, -3, और इस पे कितना बच गया, +2। समझे बात। अब इसके बाद है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ा हुआ आपका सब है, लेकिन आप अच्छे से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं वो चेक करना है आपका, और जहां पे मिसिंग है कॉन्सेप्ट वहां पे आगे बढ़ाना है। क्योंकि 11 12 आप पढ़ चुके हैं तो सब टॉपिक तो जानते ही हैं, तो हर टॉपिक में हो सकता है कि आपको समझने लायक बात नहीं मिले। आज तो फर्स्ट क्लास था,
तो हर टॉपिक में आपको कुछ अच्छे स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन हर क्लास में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर से खींच रहा है -3 और एक हो गया +1। इसके बाद यहाँ से हो गया एक इधर एक इधर एक इधर, +3 और आएगा, लेकिन इसका वाला एक माइनस आएगा तो +3 बच जाएगा। नहीं, सिमिलरली इसका भी निकालोगे +3 आएगा। कार्बन से ज़्यादा होता है नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन से भी ज़्यादा होता है -3। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जब आपका स्ट्रक्चर दिया होगा तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ज़्यादा काम आता है। तो बनाए थे, सब सही था, तो सब सही था तो सही है, नहीं, और अगर नहीं भी था तो सीखे। एक एक बात सीखते चलना है। देखिएगा केमिस्ट्री कितने आसानी से आप सीख जाते हैं। तो अब देखिए एक वर्ड था ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलना है और ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलना है। ऐसे लग रहा था कि दोनों एक ही है और ऑलमोस्ट हम लोग वर्ड यूज कर भी देते हैं, लेकिन आप समझिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे दिया हुआ है FeCl3, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। या एक लिखे थे अभी K2Cr2O7, नहीं, K2Cr2O7, O-K+, ए है K2Cr2O7, O-K+। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां पे अगर हम लोग देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे निकाल रहे थे तो -1 -1 -1 आया, नहीं, और इसका आया +3। यहां पे आप देखिए कि इसका आया +6, इसका भी आया +6। देख सकते हैं, 2 इधर से ऑक्सीजन खींच रहा है, 2 इधर से खींच रहा है, एक ऊपर से और एक इधर से, सेम टाइप से उधर भी हो जाएगा। तो अगर यहां पे अगर हम पूछे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन कितना है तो आपको बोलना होगा -1। कितना? -1। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताता है पर एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट कब वो टर्म यूज करोगे? जब पर एटम की बात होगा। अगर यही पूछते हम कि बताओ कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन FeCl3 तो आपको बोलना पड़ता -3। मतलब सेम काइंड ऑफ एटम जो होगा उस पे टोटल चार्ज बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और पर एटम अगर बात कर रहे हैं तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों में डिफरेंस समझ आया? पर एटम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेम काइंड ऑफ ऑल एटम पे जो होगा टोटल चार्ज उसको बोलेंगे क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे इस एग्जांपल में देखिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम +6 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 +12। बात को समझ में समझे इसको? ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में यही डिफरेंस है और कोई बाकी सेम है। जैसे देखिए Fe का आप निकालें यहां तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम होगा और ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट समझ गए, ऑक्सीडेशन नंबर समझ गए कि क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और स्ट्रक्चर में आप ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर गिवन नहीं होगा तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे। जैसे यही लिखा होता K2Cr2O7, तो क्रोमियम का कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो टॉपिक का नाम लिख दीजिए लास्ट क्लास का, आज फर्स्ट क्लास है तो हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो टॉपिक का नाम लिखिए मैथमेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मैथमेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। थैंक यू।